हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 1953। स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यंत तेज गति से या द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिस्थितियों में समन्वय की स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। अतः सन 1948 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन ने भारत सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया। सन 1951 1951 में उसने अपने सुझाव की यह कहकर पुनरावृत्ति की कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय है और उसे ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी खोजने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार माध्यमिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। ये जो है मुतालिया आयोग का ही एक तरह से निर्णय है। Our secondary schools should no longer be single track institutions but should after a diversity of educational programs. Secondary Education Commission report। बोर्ड के सुझाव से संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 23 सितंबर सन 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुतालिया की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को मुतालिया कमीशन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे आयोग की जांच के विषय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन। आयोग के शब्दों में आयोग की जांच के विषय थे भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सब पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। To inquire into and report on the present position of secondary education, all its aspects, and suggest measures for its recognition and improvement। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट ये पेज नंबर 2 पर है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सब पहलुओं और उससे संबंधित सब समस्याओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन तैयार किया। ये प्रतिवेदन 244 पृष्ठों का है और 15 अध्यायों में विभाजित है। आयोग ने अपने इस प्रतिवेदन को जून सन 1953 में भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया। इसी के साथ अब हम देखेंगे आयोग की सिफारिशें। या कहें आयोग के सुझाव व सिफारिशें। सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। इन्होंने लिखा हम आयोग के प्रतिवेदन में निहित माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंगों के विषय में उनके विचार, सुझाव और सिफारिशों का जो है विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर जो आयोग ने दिया है यह लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा के 2 डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के दोष इस प्रकार से हैं। माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है, अतः ये छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा नीरस, पुस्तकीय, संकुचित एवं रूढ़िबद्ध है, अतः ये छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती है। माध्यमिक शिक्षा
छात्रों के चरित्र निर्माण के प्रति रंच मात्र भी ध्यान नहीं देती है, अतः ये उनमें अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों में नैतिकता, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं करती है, अतः ये उनको उत्तम नागरिक नहीं बनाती है। माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है, अतः ये छात्रों को व्यावहारिक जीवन का ज्ञान नहीं देती है। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण है, अतः ये छात्रों को अपनी रुचियों और मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर नहीं देती है। शिक्षण विधियां परंपरागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित नहीं करती हैं और परीक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती है। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन का अनिवार्य विषय है ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, अतः जिन छात्रों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है वे इसके अध्ययन में अपनी शक्ति एवं समय को सिर्फ नष्ट ही करते हैं। अब हम देखेंगे इसी के साथ में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं इस प्रकार से बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, जनतंत्रीय नागरिक का विकास, ये नागरिकता का विकास, जनतंत्रीय नागरिकता का विकास। माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य छात्रों में जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्रों में अनुशासन, देश प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, स्पष्ट विचार आदि गुणों का विकास हो। इन गुणों से संपन्न होकर छात्र इस देश के योग्य नागरिक बनेंगे और भारत में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना में सहयोग दे सकेंगे। इसी गणतंत्र की स्थापना करना भारत का विशेष रूप से उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान देना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा से छात्रों और देश दोनों का हित होगा। छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात किसी व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर सकेंगे, अतः उनको नौकरी खोजने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। देश का हित यह होगा कि उसे अपने विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति सरलता से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हो। इस विकास के फलस्वरूप छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझ सकेंगे और उसकी वृद्धि में सहयोग दे सकेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का चौथा और अंतिम उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का आयोजन करना, यानी कि छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का अर्थात लीडरशिप का दायित्व ग्रहण कर सकें। प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब इन क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण करने वाले व्यक्ति उपलब्ध हों। नेक्स्ट है न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठित रूप। यानी कि उद्देश्य तो हमने देख लिए, इसके बाद हम इसके विषय में देखेंगे। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन को देश की नवीन परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त बताकर, यानी कि ठीक नहीं बताकर उसके पुनः संगठन पर बल दिया है। इस संबंध में उसने जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार से हैं।
माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालकों एवं बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 स्तरों में व्यक्त की जानी चाहिए। जैसे पहले नंबर पर देखेंगे 3 वर्ष का मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर, मिडिल और जूनियर सेकेंडरी और सीनियर बेसिक स्टेज। नेक्स्ट देखेंगे 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी स्टेज। वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। उनकी 11वीं कक्षा को हाई स्कूलों से और 12वीं कक्षा को कॉलेजों से संबद्ध कर देना चाहिए। डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष की कर दी जानी चाहिए और बहुउद्देशीय स्कूलों मल्टीपर्पज स्कूल्स की स्थापना की जानी चाहिए। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि छात्र अपने विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। अतः इन स्कूलों में उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एवं कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूल की बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए। बड़े नगरों में औद्योगिक संस्थानों, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स का निर्माण किया जाना चाहिए। सब बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गृह विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आयोग ने मुख्यतः 3 भाषाओं के स्थान एवं अध्ययन के संबंध में अपने सुझाव दिए। जैसे हिंदी का स्थान, दूसरा अंग्रेजी का स्थान और तीसरा संस्कृत का स्थान। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हिंदी का स्थान। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। इस पक्ष में आयोग के तर्क इस प्रकार से हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया है। कुछ समय के पश्चात हिंदी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की भाषा बन जाएगी। कुछ समय के उपरांत हिंदी भारत के अधिकांश व्यक्तियों के विचारों के विनिमय की भाषा बन जाएगी। राजभाषा के रूप में हिंदी इस देश की राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ता के विकास में योग देगी। जो व्यक्ति हिंदी का अध्ययन नहीं करेंगे उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी और न वे हिंदी जानने वाले व्यक्तियों के विचारों को समझ पाएंगे। दूसरा है अंग्रेजी का स्थान। आयोग का कथन है कि अंग्रेजी लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय है। आयोग का मत है कि भविष्य में भी अंग्रेजी को इसी स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने जो तर्क दिए इस प्रकार से हैं। अंग्रेजी भारत के शिक्षित वर्गों की अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। अंग्रेजी के अध्ययन ने भारत में राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में एकता स्थापित करने का पर्याप्त योग दिया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो स्थिति है वह अंग्रेजी के अध्ययन का परिणाम है। यदि हम राष्ट्रीय भावना से निर्देशित होकर अंग्रेजी को माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से हटा देंगे तो इसके परिणाम भारत के हित में प्रतिकूल सिद्ध होंगे। अब हम तीसरे पॉइंट के विषय में देखेंगे, संस्कृत का स्थान। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान दिए जाने के पक्ष में अनेक अकाट्य तर्क दिए हैं, जो इस प्रकार से हैं। भारत में यानी कि संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है, अतः इसका ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृत ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से व्यक्तियों को सदैव अपनी ओर आकृष्ट किया है, अतः इसकी उपेक्षा करना विवेक का प्रमाण नहीं है। संस्कृत का अध्ययन करके ही भारत के प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, अतः इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम पाठ्यक्रम के विषय में देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।